बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगाम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है और इनके सोर्सेज और यूजेस क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है और इनके सोर्सेज और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनके रिएक्शंस कौन से हैं और इनके सोर्सेज और यूजेस क्या हैं। उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। और फिर हम वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइटामिन्स की कौन सी टाइप्स हैं और मुख्तलिफ वाइटामिन्स की लाइफ में मुख्तलिफ फंक्शंस के हवाले से क्या इम्पोर्टेंस है। आज का हमारा लेक्चर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है। हम कार्बोहाइड्रेट्स का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जब हाइड्रोलाइज किए जाएं तो वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन बनाएं। Polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones are those compounds which produce such compounds upon hydrolysis are called carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट या तो polyhydroxyaldehyde होते हैं या polyhydroxy कीटोन होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो इस किस्म के कंपाउंड, ये ऊपर वाले कंपाउंड बनाते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब है? ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कई हाइड्रॉक्सल ग्रुप भी हों उन्हें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन ऐसे कीटोन्स जिनमें कई हाइड्रॉक्सल ग्रुप भी हों, वो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल में शामिल हैं ग्लूकोज C6H12O6 और सक्रोज C12H22O11। ये कार्बोहाइड्रेट्स की दो एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स की वाटर के साथ जो रिएक्शन है उस बिहेवियर की बुनियाद पर तीन क्लासेस हैं: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। पहले हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स को। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं की जा सकती, ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। मसलन ग्लूकोज या सक्रोज जो है ये रॉन्ग है, सक्रोज इसकी एग्जांपल नहीं है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये एग्जांपल्स हैं मोनोसैकेराइड्स की। ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होता। मोनोसैकेराइड जो हैं इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है दो हवालों से। नंबर 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम दे कंटेन और नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप दे कंटेन। इनकी क्लासिफिकेशन या तो इस बुनियाद पर की जाती है कि इनमें कितने कार्बन एटम हैं और दूसरा इस बुनियाद पर कि इनका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो अब हम इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम।
मोनोसेकेराइड के अंदर कार्बन एटम की तादाद 3 से लेकर 9 तक हो सकती है। इनमें 3 से लेकर 9 तक कार्बन एटम पाए जाते हैं। तो अगर किसी मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन एटम हो तो उसे ट्राइओस कहते हैं। अगर 4 कार्बन एटम हो तो टेट्रोस कहते हैं, 5 हों तो पेंटोस कहते हैं, 6 हों तो हेक्सोस कहते हैं, 7 हों तो हेप्टोस कहते हैं, 8 हों तो ऑक्टोस कहते हैं और 9 हों तो नोनेनोस कहते हैं। नोनेनोस कहते हैं। अब मसलन ग्लूकोज जो है इसके मालिक्यूल में 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं तो ये एक हेक्सोस है। इसी तरह इसमें फिर मैं मज़ीद एग्जांपल बाद में ऐड कर देता हूँ। दूसरी क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मोनोसेकेराइड्स में या तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है या कीटो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। जिन मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उन्हें एल्डोस कहते हैं और जिनमें कीटो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उन्हें कीटोस कहते हैं। मोनोसेकेराइड्स कंटेनिंग एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोसिस। अब मसलन ग्लूकोज है, इसके मालिक्यूल में ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज एक एल्डोस है। इसी तरह मोनोसेकेराइड्स कंटेनिंग कीटो फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कीटोसिस। फ्रक्टोज जो है उसका ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये कीटो ग्रुप मौजूद हैं तो फ्रक्टोज एक कीटोज होगा। अब आम तौर पर मोनोसेकेराइड के लिए ये दोनों बातें कलेक्टिवली बताई जाती हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी और फंक्शनल ग्रुप भी। अब मसलन ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज इज़ एन एल्डोहेक्सोस। हम ग्लूकोज को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज़ एन एल्डोहेक्सोस। तो अब एल्डोहेक्सोस का मतलब होगा कि मालिक्यूल कंटेन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज 6 कार्बन एटम। इसी तरह जो फ्रक्टोज है वो कीटोहेक्सोस है, उसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप हैं और 6 कार्बन एटम हैं। अगर किसी मालिक्यूल में 5 कार्बन एटम हो, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो तो वो कहलाएगा एल्डोपेंटोस। अगर कीटो ग्रुप हो, 4 कार्बन एटम हो, वो कहलाएगा कीटोटेट्रोस। तो इस तरीके से इनकी सब क्लासेस बनाई जाती हैं। फिर इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आपको ये याद होने चाहिए। ग्लूकोज जो है इसमें 6 कार्बन एटम है, ये 6 कार्बन एटम एक चेन बनाते हैं। फर्स्ट कार्बन जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। उसके बाद जो अगले 5 कार्बन हैं उनके साथ एक OH है। OH की रिलेटिव पोजीशन भी आपने याद रखनी है। ये OH जो लेफ़्ट और राइट पे दिखाए गए इनकी अपनी एक ख़ास सिग्निफिकेंस है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपने स्ट्रक्चर ड्रा करते वक्त इस चीज़ को करेक्ट वे में बताना है कि कौन सा OH राइट साइड पे है और कौन सा लेफ़्ट साइड पे है। इसी तरह ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसमें भी 6 कार्बन एटम की चेन है। सेकंड नंबर पे ये कीटो ग्रुप है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, लेबल मिसिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड O आता है। तो ये हो गए मोनोसेकेराइड्स। फिर मोनोसेकेराइड्स की कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मसलन दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तमाम मोनोसेकेराइड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनका कलर वाइट होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट। पानी में हल हो जाते हैं और इनका जायका मीठा होता है। असल में ये जो नाम है सेकेराइड, इसका मतलब भी यही होता है स्वीट इन टेस्ट। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट जायके में मीठे हैं, इसलिए इनके नाम में ये वर्ड लगाया गया है सेकेराइड। तो सेकेराइड का मतलब है स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड।
और मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये नेचर में रिड्यूसिंग हैं, रिड्यूसिंग नेचर रखते हैं, जिसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो चंद ख़ास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, मसलन फेलिंग सॉल्यूशन, उसके बाद टोलेंस रिएजेंट, इनके साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं और क्योंकि ये उनको रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, इस वजह से इन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। कई कार्बोहाइड्रेट हैं जो हायर क्लासेस हैं, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, उनमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते और उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाते हैं। तो ये इस तरह इनकी ये दो क्लासेस बनती हैं केमिकल बिहेवियर के लिहाज से, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसके बाद आ जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये मोनोसैकेराइड बनाते हैं। यूँ आप कह सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, एक ख़ास टाइप का रिएक्शन होता है जिसे कंडेंसेशन कहते हैं, तो उसके नतीजे में ओलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल बनाएं। Those carbohydrates which upon hydrolysis produce 2 to 9 molecules of monosaccharides are called oligosaccharides। वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पर 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल बनाएं, वो ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। अब मसलन सक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, टोटल ये 2 बनाते हैं। ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, तो हम कहेंगे सक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड है। फिर ओलिगोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है। ओलिगोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन इस बुनियाद पर की जाती है कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये कितने मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर ये हाइड्रोलाइज होने पर 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल बनाएं तो इन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। अब सक्रोज हैं, सक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का, टोटल 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हम कहेंगे कि सक्रोज एक डाइसैकेराइड है। इसी तरह अगर कोई ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज होने पर मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल बनाए तो उसे ट्राइसैकेराइड कहते हैं। मसलन रेफिनोज, लैक्टोज, ये ट्राइसैकेराइड हैं। इसी तरह अगर ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज होने पर मोनोसैकेराइड के 4 मॉलिक्यूल बनाएं तो उसे टेट्रासैकेराइड कहते हैं। 5 मॉलिक्यूल बनाएं तो पेंटासैकेराइड कहते हैं, एंड सो ऑन। तो ये तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? ये तादाद 9 तक हो सकती है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओलिगोसैकेराइड्स भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, पानी में आसानी से हल हो जाते हैं, जायके में मीठे होते हैं और ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों होते हैं। यानी कई ओलिगोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और कई नॉन रिड्यूसिंग हैं। इसके बाद आखिरी क्लास आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे कम्प्लेक्स क्लास है। पॉलीसैकेराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सैकड़ों हज़ारों मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूलों से मिलकर बने होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड क्या हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल बनाए। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मोर देन 9
ये तो डेफिनीशन के लिहाज से मोर देन 9, क्योंकि 9 तक हों तो लिगोसैकेराइड कहलाते हैं, तो 9 से ज़्यादा के लिए पोली। लेकिन रियल में ये होता है कि ये तादाद सैकड़ों हज़ारों में होती है। विच प्रोड्यूस मोर देन 9 मोनोसैकेराइड मालिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। अब मसलन स्टार्च है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये ग्लूकोज के 4000 मालिक्यूल बनाते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि स्टार्च का जो एक मालिक्यूल होता है वो ग्लूकोज के 4000 मालिक्यूलों से मिलकर बनते हैं। पॉलीसैकेराइड की मज़ीद एग्जांपल सेलुलोज, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, ख़ुसूसन जो वुडी पार्ट हैं वो तकरीबन 99% सेलुलोज पर मुश्तमिल है। इसी तरह ग्लाइकोजन एक और पॉलीसैकेराइड है, ये ह्यूमन बॉडी में लिवर में पाया जाता है और ये एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉलीसैकेराइड एमरफस सॉलिड हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनका कोई जायका नहीं होता और ये पानी में हल नहीं होते और ये नेचर में नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो ये थी कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उनकी क्लासेस पढ़ी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और उनके फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।